चलो कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ना एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जी हम क्या जी। करेंगे कि एक टॉपिक जो है वो डेली का डिस्कस किया करेंगे। मतलब डिस्कशन इन द सेंस कि टॉपिक पहले से अपलोड रहेगा, कि आपके पास जो है वो हाँ जी। टॉपिक है, और उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको पढ़ के आना है। देन आपके पास जो है वो 3 से 5 मिनट का टाइम होगा। उस 3 से 5 के मिनट में आपको अपना जो टॉपिक है उसको पूरा बताना है। ठीक है, उसको पूरा रिप्रेजेंट करना है कि ये टॉपिक है, मैं इसमें से ये समझा। या फिर, और ये टॉपिक कहाँ से लेना है, ये टॉपिक आप न्यूज़पेपर से भी उठा सकते हो। ठीक है, अगर आपको टॉपिक मैं प्रोवाइड कर रहा हूं तब तो आपको वही पढ़ना है। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर से उठा रहे हो तो देन आप क्या कर सकते हो, फिर डायरेक्ट जो है वो उस टॉपिक को जो है वो अपने आप जो है वो बताओ। सबसे पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो कि मेरा ये टॉपिक है, सोर्स बताओ, और उसके बाद उस टॉपिक को एक्सप्लेन करो। और टॉपिक की जो एक्सप्लेनेशन है उसके एक इंट्रोडक्शन रहनी चाहिए, उसमें एक बॉडी पार्ट होना चाहिए। ठीक है, और उसमें उसके बाद आपके जो है वो, अगर टॉपिक करंट से रिलेटेड है तो चैलेंजेस होने चाहिए, फिर आपके सुजेशंस होने चाहिए, या फिर गवर्नमेंट मेजर्स भी जो है वो आप साथ में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एट द एंड आप उसको कंक्लूड भी कर सकते हैं। तो आपके पास 3 से 5 मिनट रहेंगे, इसके बीच में आपको एक टॉपिक को प्रिपेयर करना है पूरा का पूरा। ये हम रोज का करेंगे, और ये इतना हेल्प करता है एग्जाम में। इससे ना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। आंसर लिखने से ज्यादा इस चीज से प्रॉफिट हो सकता है अगर हम इसको रेगुलर करेंगे, क्योंकि इससे हमें एक बात क्लियर होगी कि जो टॉपिक हमने पढ़ा वो हमें कितना याद रह गया। तो शुरुआत करते हैं ब्रिक्स की। मैम आपके साथ, आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए जितना आपको जो है वो याद है ब्रिक्स के बारे में। आप ऑनेस्टली जो है वो बता सकते हैं, और अगर आपको लगता है बीच में हेल्प लेनी है नोट्स की तो आप ले सकते हैं। बट लेकिन कोशिश करिएगा कि ऑनेस्टली जो है वो जितना लर्न है उतना ही जो है वो हम एक्सप्लेन करें ब्रिक्स को सबसे पहले। सर, ब्रिक्स की टॉपिक आपने कल दी थी क्या? यस मैम, मैं ब्रिक्स और प्लस साथ में ईरान बेस्ड कहा था, लेकिन अगर आपने कोई और टॉपिक प्रिपेयर किया है तो आप उसको भी बता सकते हैं। नहीं सर, ठीक है, ब्रिक्स पर ही बात करते हैं। अ, सब सबसे पहले तो ये है कि जो ब्रिक्स है वो एक इंटरनेशनल ग्रुप है। इट्स अ ग्रुप ऑफ कंट्री, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और ये जो मतलब ये जो कोलैबोरेशन है, इट इज मोरली अराउंड like around what we say trade and cultural exchange as well as economic strategy, और मतलब geographical एक 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 टुगेदरनेस है, जहाँ पर इन लोग बहुत सारे जैसे ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, या कुछ एक दूसरे को सैंक्शन फ्री नहीं, मतलब फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कुछ कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, तो उसमें ये काफी हेल्प करता है। प्लस ये इंडिया का प्रेजेंस एट इंटरनेशनल लेवल ये इंक्रीज करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड करने के लिए ऐसा इंटरनेशनल ग्रुपिंग काफी हेल्प करता है। ये इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर ये जैसे कि चाइना के साथ हमारी रिलेशन ठीक नहीं रहती है, बट थ्रू दिस डायलॉग एंड कम्युनिकेशन एंड मतलब डिबेट्स, ये सब के माध्यम से हमारी जो स्टैंड है ऑन इंटरनेशनल लेवल और हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए ये काफी हेल्पफुल है। इसी के साथ जैसे कि ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज के कैटेगरी में आती हैं, जैसे कि ब्राजील हुआ या मतलब रशिया तो नहीं हुआ, सॉरी, लेकिन मोस्टली लाइक ब्राजील, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये इनकी जो इकोनॉमी है वो समवट एक जैसी भी नहीं बोल सकते, बट दे आर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज का कैटेगरी। और ये एक्चुअली ये और जो इंटरनेशनल लेवल की जो ग्रुपिंग्स है, जैसे कि हमारा क्वाड हो गया, या फिर जो हमारा I2U2 होता है, वो सब वो सब के, एक मिनट सर, वो सब के वहाँ पे एक अच्छा स्टैंड लेने के लिए, मतलब जो इश्यूज है इंटरनेशनल लेवल पर, वहाँ पे सर, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सोच लेती हूँ। सर वहाँ पे जैसे कि कोई दूसरे इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स ग्रुपिंग्स में अपना स्टैंड को बढ़ाने के लिए कि हमारा पावर
मतलब हम पावरफुल है, एक स्ट्रेंथेंड है कम्युनिटी, तो वो एक मैसेज जाता है कि वी आर इन ब्रिक्स, तो मतलब हमारा सपोर्ट है 4-5 कंट्रीज का, और तो ये बताता है कि वी आर इम्पोर्टेंट। तो एक वो भी करता है, एक वो भी हेल्प होती है। और और बताते हैं जैसे कि सर, जैसे कि अब ये हो रहा है हमारा चाइना का जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है, तो ये भी अब जैसे कि इंडिया इस पे डिस्कशन करना चाह रहा है, या फिर मतलब हमें मतलब और जो कंट्रीज है वो अपने बोल पा रहे हैं कि ये चीज गलत हो रहा है, या ये चीज आपका एक्सपांशनिस्ट नेचर को दिखा रहा है, और आप ये एक्सप्लॉइटेटिव चीजों को कर रहे हैं। तो ये एक मीडियम मिल रहा है कि आप अपना व्यूज थॉट्स एक्सप्रेस करें, किसी कंट्री का पॉलिसीज के को लेकर। तो ये भी एक है जो कर सकते हैं। और और ये है कि सर एक्चुअली क्या होता है ना, कि जो सॉफ्ट सॉफ्ट डिप्लोमेसी बोलते हैं, या सॉफ्ट क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट सर, सॉफ्ट एक मिनट, सॉफ्ट पावर सर, सॉफ्ट पावर, या जो कल्चरल एक्सचेंज होता है, या फिर जो भी एक एक लव एंड रिलेशन, मतलब एक वार्मिंग रिलेशन होता है, कि लोगों में कंपटीशन से ज्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करने की जो नेचर होती है, वो भी इस ग्रुपिंग से बढ़ती है। मतलब अगर इंडिया अपने थॉट्स के बारे में वासुधैवम कुटुंबकम की बात करता है, तो वासुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, या फिर बताता है कि यूनिटी है, हम सभी को वैल्यू करते हैं, हम पीस के साथ खड़े हैं। तो सर ये हमारा इंडिया का जो लोग जिस तरीके से विकसित भारत देखना चाहता है, या फिर एक मतलब इंडिया इज लीडिंग द वर्ल्ड, ये वाली चीज, जैसे कि इंडिया स्टैंड्स ऑन इट्स ओन फीट, या फिर हम कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी इंडिया की सेंचुरी है। ये सब पे एक इम्पैक्ट देने के लिए, जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है, उसमें भी जो ईरान है या जो भी कंट्री है, इंडिया की ऐसी पोजीशन है कि ये गुडविल के लिए स्टैंड करती है, मतलब वो दोनों के साथ खड़ी है। तो ये जो थॉट है वो ना तो अमेरिका के लिए है, ना तो रशिया के लिए है, या ना तो चाइना के लिए है, ये इंडिया के लिए है। तो एक जो डिपेंडेंसी होती है, वो इंडिया का ऐसे ऐसे नए नए प्लेटफॉर्म्स में उनके क्या व्यूज है, इससे पता लगता है। और और अगर बात करें सर, और तो ये बात है कि अभी इसका 24 को इनका जो था, मतलब इनका जो मीट था वो हुआ, कहाँ हुआ, इट्स लाइक कहाँ हुआ, सर ये रशिया में हुआ, मॉस्को, मॉस्को में हुआ ना, हाँ शायद मॉस्को में हुआ है। और कब तक बोलना है वैसे, कजान में हुआ, लेकिन हुआ तो रशिया में है शायद। और और एक मिनट, ठीक है, जितना याद आ रहा है आई थिंक शायद इनफ है। ठीक है, अच्छी कोशिश है। और आई थिंक ये पता चल गया कि कितना याद रह गया। ओके सर। सर एक्चुअली पढ़ाई से मतलब मुझे ये आइडिया नहीं आई, मुझे पता नहीं था कि आपने टॉपिक दिया था, मुझे लगा कोई भी टॉपिक पे करना है, तो फिर सोचा कि इसी पे करते हैं, क्या कहीं प्रॉब्लम चलो है। कोई बात नहीं। ठीक है पंकज सर, आपने पढ़ा है? सर मेरे को तो 2-3 ही लाइन आती है सर, ज्यादा नहीं आती। जितनी आती है बता दो। इट्स ये शीट आपकी है, और आप जो बोलते जाओगे मैं पॉइंट नोट करता जाऊंगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसमें 5 मेंबर थे। ये 2009 में बनी थी, और 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। उसके बाद उसका पूरा नाम ब्रिक्स पड़ गया। और इसमें अभी 2023 में 5 और मेंबर्स ने ज्वाइन किया, जिसमें सऊदी अरेबिया ने नहीं किया, अभी एक्सेप्ट नहीं किया। बाकी ईरान, इथोपिया, इजिप्ट, यूएई ने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है। 9 मेंबर इसमें टोटल। और इसकी अभी 16th समिट हुई है कजान रशिया में, और जिसमें इंडिया ईरान के बीच भी मीटिंग हुई शायद। ओके। उसमें
और एनुअली मीटिंग होती है इस ब्रिक्स की हर साल। अच्छा, बस सर इतना ही आता मुझे। अब देखो एक ना माइंड मैप में आपके, सबसे पहले तो माइंड मैप प्रिपेयर करते हैं ब्रिक्स के रिगार्डिंग, कि कैसे जो है वो हम इसको लिख सकते हैं आंसर, मतलब अगर हमें क्या पढ़ना है हमें ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम वो सीखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे फिर जो जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उनको हाईलाइट करते हैं। देखो सबसे पहले तो ना ब्रिक्स का आपको क्या पता होना चाहिए बेसिक, कितने मेंबर्स है, कौन कौन कंट्री है, ये क्लियर करो, और इसका फाउंडिंग ईयर। फाउंडिंग ईयर क्या था, ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम इसी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, और एक क्लियर पता होना चाहिए। सेकंड, उसके बाद जब आपको यह पता चल गया कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक विजन होगा, वो विजन क्लियर करो कि ये ब्रिक्स का विजन क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि ब्रिक्स जो है वो ब्राजील, सॉरी, रशिया और चाइना मेन फोकस है, यहां पर मेन फोकस है रशिया और चाइना का, कि जो वेस्टर्न ग्रुप्स है उनको चैलेंज करना, जैसे नाटो ब्रेक जो आपका वेस्ट में राइज कर रहा है, या कोई और ग्रुप हो गया वेस्ट का, उनको एड्रेस करना, उनको उनके लिए बराबर लेकर जाना। और यहां पर मेनली वो कंट्रीज इंक्लूड हो रही हैं, या तो वो डेवलपिंग कंट्रीज है या वो एशियन कंट्रीज है। तो इस ग्रुप के थ्रू रशिया और चाइना क्लियरली बता रहे हैं अपनी जो ग्रुप मेंबर्स है उनको, कि आपको जो है वो वेस्ट के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इसका एग्जांपल आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, ब्रिक्स का बैंक है, जो ये कहता है, मतलब ब्रिक्स मेंबर ये कहते हैं कि अगर आपको लोन लेना है तो आप एनडीबी से लो, वर्ल्ड बैंक से क्यों लोन ले रहे हो। तो ठीक है, पहले विजन क्लियर होना चाहिए, देन उसके बाद एक पॉइंट हमें और पढ़ना चाहिए इसके साथ में, वो है ऑब्जेक्टिव्स का, कि ब्रिक्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे कि रीजनल पीस एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो गया, स्टेबिलिटी एक कॉमन एग्जांपल हो गया, नॉर्मल है ये बिल्कुल, हर टॉपिक का ये मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का ये जो है वो टारगेट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, म्यूचुअल कॉपरेशन हो गया, कि हमें जो है वो म्यूचुअली जो है वो स्टैंड करना है एक दूसरे के साथ, ठीक है, सपोर्ट करना है। नॉन इंटरफेरेंस एक इंपॉर्टेंट है, कि हमें जो है वो इंटरफेयर नहीं करना है, इंटरफेयर नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगी, एक ये वाला कंसेप्ट हो गया ऑब्जेक्टिव्स में। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्रुप है इसका शेयर कितना है। तो शेयर आपको दो पॉइंट पे पढ़ना है, एक तो पॉपुलेशन का, कि कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, कि ये वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन इंक्लूड कर रही है। सेकंड, आपको जीडीपी में पता होना चाहिए, यानी कि जो ग्लोबल जीडीपी है, जो ग्लोबल जीडीपी है उसमें कितना शेयर है इस ग्रुप का, वो आपको क्लियर पता होना चाहिए। ये दो पॉइंट्स, ये आ गया आपका मेंस का कंटेंट। इस तरह से अगर आपको लिखने के लिए आता है तो आप लिख सकते हो। देन उसके बाद, अब क्योंकि ब्रिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें इंडिया का स्टैंड लिखो। अब भारत का जो स्टैंड है, जनरली सबसे पहले भारत बात करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उसके बाद भारत बोलता है कि सोशल पीस होना चाहिए। थर्ड बात जो है वो भारत करता है सबका साथ और सबका विकास। भारत कहता है कि कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, और ये सभी जो है वो भारत का सॉफ्ट नेचर के अंडर आते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल आता है वो आता है वसुदेव कुटुंबकम का, और दूसरा एग्जाम्पल आता है नेबरहुड फर्स्ट। अब ब्रिक्स का सिग्निफिकेंस भारत की, सर हाँ जी, सर अमेरिका फर्स्ट ये वाली चीज भी मतलब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि अमेरिका फर्स्ट ऐसा कुछ, हाँ क्योंकि बिल्कुल। उनने भी ये नोशन दिया था कि अमेरिका फर्स्ट फॉर माइग्रेंट्स की अपोज करने के लिए। यस, उन्होंने कहा था कि अमेरिकन हमें सबसे पहले है, उसके बाद सब कुछ सारे सेकेंडरी। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे लिए पहले नेबर फर्स्ट है, फिर हम कह रहे हैं नेबरिंग में। देन उसके बाद देखो इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल पीस, और सबका साथ सबका विकास। अब उसके बाद भारत क्या कह रहा है, जो भारत चैलेंज कर रहा है, भारत किसके अगेंस्ट वॉइस उठा रहा है, भारत वॉइस अगेंस्ट उठा रहा है नक्सलिज्म के। ठीक है, भारत कह रहा है टेररिज्म को,
कि टेररिज्म इज नॉट एक्सेप्टेड, मिलिटेंट एक्टिविटी इज नॉट एक्सेप्टेड, मतलब जो पीस को इफेक्ट कर रहा है उन सबको हम भी टारगेट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है ब्रिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है भारत के लिए। सिग्निफिकेंस में सबसे पहले तो ये क्लियर करो कि चाइना को उठाओ। चाइना जो है, मतलब ब्रिक्स जो है वो चाइना इंडिया के बीच में डायलॉग करने के लिए, बातचीत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। नॉट ओनली चाइना, पाकिस्तान के साथ भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट जो है वो पाकिस्तान में हुआ था। तो इससे क्या है कि डायलॉग्स जो आपके बायलेटरल रिलेशंस है या बायलेटरल जो डायलॉग्स है वो होंगे। तो मतलब जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में बातचीत होगी तो सॉल्यूशंस निकलेंगे, आइडिया शेयर होंगे, और उन आइडिया से जो है वो क्या होगा, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो ये एक हमारे लिए सिग्निफिकेंस हो गया। साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि हम हमारे जो बॉर्डर इश्यूज है उनको एड्रेस कर सकते हैं, हमारे जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है, लाइक हम बोलते हैं कि वेस्ट के जो नेशंस है लाइक यूरोपियन यूनियन या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए। अब वो रिफॉर्म्स किस तरह से होंगे, जब सारे लोग बोलेंगे इकट्ठे होके। तो अगर भारत ब्रिक्स के जो मेंबर्स है उनको अपनी साइड पे ले लेता है और कहता है कि रिफॉर्म्स की डिमांड करते हैं, तो उससे क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस में ग्रुप बन जाएगा ब्रिक्स का, और वो बोलेंगे कि हमें रिफॉर्म्स चाहिए। ये एक एज बन सकता है। तो इस तरह से अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स है तो भारत अपनी जो पॉइंट्स है, अपने जो आइडियाज है उनको रख सकता है। एक पॉइंट हम और इसमें ऐड कर सकते हैं, वो है क्लाइमेट चेंज का। जब हम इस तरह से लिंक करके पढ़ेंगे तो हमें और ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। देन उसके बाद देखो अब इंपॉर्टेंट चलते हैं ब्रिक्स के ऊपर डायरेक्ट। तो इस जैसे अभी इसको शुरुआत कैसे करेंगे हम, मैंने इसके नोट्स बना दिए इस तरह से, एंड आपको जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी ग्रुप में, आप वहां से चेक कर लेना। सबसे पहले तो आप रिसेंट समिट के साथ चलो कि ब्रिक्स का जो है वो रिसेंट समिट कहां पर हुआ, उसको आप एक बार बता दो, ठीक है, कि जो है वो रिसेंट समिट रशिया में हुआ और ये 16th समिट था ब्रिक्स का। देन उसके बाद इस डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ो कि इस डिक्लेरेशन में क्या क्या बातें हुई। जैसे फॉर एग्जांपल है कि कजन डिक्लेरेशन जो है वो इन्होंने एम्फसाइज किया स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिस इज द कोर, ये कोर क्रिप्स है, मतलब क्रिस्क है, इसके बाद से ही जो है वो आपका सारा जो है वो सिस्टम बनता है। इन्होंने सीधा कह दिया कि जो मल्टीलेटरलिज्म है उसको स्ट्रेंथन करना इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहां पर कहीं ना कहीं ये बात भी की गई कि जो फाइनेंस से रिलेटेड है, लाइक इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि अगर ट्रेड करनी है ना, अगर ट्रेड को प्रमोट करना है तो वो लोकल करेंसी में करेंगे। इन्होंने कहा कि डॉलर को जो बायकॉट, एक तरह से डॉलर को छोड़ो, अब हम अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड कर लेंगे। तो मतलब डॉलर का यूज नहीं करना, मतलब वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंस को कम करना, इन्होंने ये कहा। देन उसके बाद अब चलो इंपॉर्टेंट ब्रिक्स पे, तो आप मेंबर्स को इस तरह से मैप बनाकर भी ऐड कर सकते हो। अगर आप एग्जाम में मैप ऐड कर देते हो जहां पर ब्रिक्स का क्वेश्चन आया है तो यू विल गेट मार्क्स, और डेफिनेटली इस बार मार्क्स बनने वाले हैं अगर आप जो, और क्वेश्चन बनेगा ब्रिक्स से रिलेटेड क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं जो जो कंट्रीज जिसमें एज अ मेंबर थी और एज अ इनवाइटिंग गेस्ट थी, उन सब के आप इसमें लिखो इंपॉर्टेंट मेंबर्स। तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि टर्म जो है वो 2001 में कॉइन की थी, ठीक है। जिम ओ नील थे जिन्होंने जो है वो टर्म कॉइन की थी, और ये थी बी आर आई सी, ये एक टर्म थी। उसके बाद क्या हुआ था कि 2009 में जो है वो एक फॉर्मल समिट हुआ इनका। 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया। जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया ये टर्म बन गई पूरी की पूरी ब्रिक्स, ठीक है। देन उसके बाद एक्सपेंशन हुआ था ब्रिक्स का, जिसमें 6 न्यू मेंबर्स ऐड होने थे, लाइक अर्जेंटीना ने भी मना कर दिया, तो इथोपिया, इजिप्ट, ईरान और यूएई या सऊदी अरेबिया, ये 5 मेंबर्स ने ज्वाइन किया, अर्जेंटीना ने नहीं ज्वाइन किया है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ईरान को क्यों इंक्लूड किया गया। तो एक बात समझो कि ईरान की जो है वो यूएस के साथ नहीं बनती है, ईरान वर्सेस यूएस चलता है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि ईरान के पास ना एक तो क्रूड ऑयल है और सेकंड नेचुरल गैस। एशिया में तो सबसे ज्यादा है लेकिन वर्ल्ड का 12% है ईरान के पास नेचुरल गैस, और क्रूड ऑयल तो आई थिंक बहुत ज्यादा है, अराउंड 20% है। तो ये प्लस पॉइंट है। तो दैट मीन्स ऊपर से ईरान न्यूक्लियर, तो यूएस की सैंक्शंस रहती है, तो ईरान को अपनी साइड करने का मतलब क्या हो गया,
एक तरह से यूएस को काउंटर करने के लिए हमारे पास कुछ है, और ऊपर से अभी रिसेंट क्राइसिस चल रखे हैं, लाइक जिस तरह से रशिया सॉरी आपका इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई चल रखी है, तो वो एक पॉइंट है। सऊदी अरेबिया को क्यों ऐड कर रहे हैं? सऊदी अरेबिया तो यूएसए का दोस्त है। इथोपिया इजिप्ट को क्यों ऐड कर रहे हैं? सब सारे मेंबर्स को ऐड करने का एक सिग्निफिकेंस है, और एक और सिग्निफिकेंस है, वो है ग्लोबल साउथ। और ये ग्लोबल साउथ कल का टॉपिक होगा, इसको नोट डाउन कर लो। ग्लोबल साउथ कल का टॉपिक होगा, ब्रिक्स से डायरेक्ट लिंक करता है। जितने भी मेंबर नेशन है उनके बारे में क्लियर पता होना चाहिए, और इनका क्या सिग्निफिकेंस है, और ये ग्लोबल साउथ है क्या एक्चुअल में। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस ग्राफ पर या किस पैरामीटर पर जो है वो ये पॉइंट्स को कलेक्ट करना है, अपनी इंफॉर्मेशन बनानी है। देन उसके बाद देखो, हम शेयर बता सकते हैं ब्रिक्स में चाइना का कितना शेयर है, इंडिया का शेयर कितना है, हमारी इकोनॉमी के साथ ये क्लियर होता है, ठीक है, ओवरऑल। देन उसके बाद हम बता सकते हैं कि 41% जो है वो ग्लोबल पॉपुलेशन है, 24% ग्लोबल ट्रेड है, और सॉरी ग्लोबल जीडीपी है, और 16% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट रीजन है ये, 41% ऑफ द पॉपुलेशन, इसमें से भारत की पॉपुलेशन और चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। देन उसके बाद ग्लोबल जीडीपी में शेयर कितना है, 24% का, तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड विजन ये क्लियर लिखो, ठीक है, इकोनॉमिक लेवल पर क्या विजन है, देन उसके बाद ग्लोबल इन्फ्लुएंस पे क्या है, कल्चरल एक्सचेंज क्या है, ये सारे पॉइंट्स ऐड करो, डिजिटल कॉपरेशन को ऐड करो, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सबको ऐड करो। मतलब क्या है, अगर हम इस तरह से टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं ना, तो इससे हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच डेवलप्ड होनी शुरू हो जाएगी, तो वो आपको हेल्प करेगी। फिर उसके बाद न्यू इनिशिएटिव्स बताओ, तो सबसे पहले एनडीबी की बात की जाती है, 2014 में बनाया गया, फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन थी जिसके थ्रू ये बनी। देन उसके बाद यहां पर आप पॉइंट बता सकते हैं कि ठीक है, कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, ठीक है, जिसमें शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट की बात की जा रही है कि आपको पैसा लेने के लिए बाहर नहीं जाना है। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम है, इसमें यह कहा गया कि डॉलर को छोड़ो, अपनी लोकल जो लोकल जो करेंसीज है उसमें ट्रेड करते हैं। देन उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है, तो चैलेंजेस आप बता सकते हैं कि लाइक इंटरनल डिफरेंसेस है, इसमें आप लिख दो इंडिया चाइना का इशू आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान का इशू आ रहा है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आप ऐड कर सकते हैं कि चाइना डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल परसेप्शन एंड क्रिटिज्म, ब्रिक्स का लाइक वेस्टर्न पावर्स है वो ब्रिक्स को क्रिटिसाइज करती है। आप इसमें इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड कर सकते हैं कि इंडिया तो है वो मेंबर क्वाड का भी है, और क्वाड जो है वो इंक्लूड कर रहा है यूएसए, तो वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया। फिर उसके बाद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को भी देखो कि इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, लाइक जिस तरह से ग्लोबल इन्होंने कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस को प्रमोट करना है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अच्छी रहनी चाहिए, फर्दर एक्सपेंशन होना चाहिए, अच्छे अच्छे और कंट्रीज को इसमें इंक्लूड करना चाहिए, लाइक एशिया की ऑल कंट्रीज होनी चाहिए, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका की कंट्रीज होनी चाहिए। फिर सिग्निफिकेंस ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिग्निफिकेंस है, वो पॉइंट्स हम इसमें पढ़ सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद ब्रिक्स का सिग्निफिकेंस भारत के लिए क्या है, तो साउथ साउथ कॉपरेशन एक टॉपिक नया भी मिल गया और यहां पर भी आ गया, तो दोनों लिंक हो जाते हैं। बैलेंसिंग ग्लोबल पावर है, ये सिग्निफिकेंस है, क्योंकि भारत जैसे G7 हो गया, उस तरह से यहां पर ब्रिक्स बन जाएगा, तो उससे एक बैलेंस बन जाता है। नाटो जिस तरह से वहां पर बना हुआ है, इवन लाइक नाटो का तो कंसेप्ट थोड़ा अलग आता है, लेकिन वो एक ग्रुप तो है। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन भारत के लिए ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भारत में अट्रैक्ट कर सकते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक ऑप्शन रहता है भारत के पास, ठीक है, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद चैलेंजेस बताने हैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस मेंशन करो। ट्रेड बैरियर, लाइक चाइना के साथ हमारी ट्रेड लिमिटेड हो रही है, या चाइना का जो डोमिनेशन चला है, चाइना का जो पॉलिसी है वो हमारे लिए चैलेंज है, वन चाइना पॉलिसी। या अगर हम बात करें लाइक कि चाइना जिस तरह से मार्केट सिस्टम को एक्सपैंड कर रहा है चीपर गुड्स वाला, चाइना का डोमिनेशन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आप लिख सकते हैं इसमें एग्जांपल। फिर ब्राजील ने अभी मना कर दिया कि वो BRI को जो नहीं ज्वाइन करेगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद कंक्लूड करो, फिर बताओ कि इंडिया का पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी है, और इंडिया जो है वन ऑफ फाउंडिंग मेंबर है ब्रिक्स का। देन उसको आप बाद में कंक्लूड कर सकते हैं एट द एंड पॉजिटिव नोट के साथ। फिर इसमें मैंने क्या किया है लास्ट में, दिस इज सरप्राइज फॉर यू, मैंने यहाँ पे 14 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। मेंस के ये क्वेश्चंस है, ये आपकी चॉइस है, मैं ये चॉइस आपकी है, मैंने वर्ड लिमिट नहीं मेंशन किया है यहाँ पे। आप इसको 150 में भी लिख सकते हैं, 225 में भी लिख सकते हैं, और 250 में भी लिख सकते हैं। जो आंसर आपको जितने वर्ड्स में लिख रहा है आप लिख सकते हैं, उतने में लिखो। और ये 14 क्वेश्चंस फिर ब्रिक्स से रिलेटेड, तो पूरा का पूरा टॉपिक एक साथ प्रिपेयर।
जितने कंसेप्ट हमने ऊपर पढ़े उन्हीं कंसेप्ट बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। आप इनको लिख सकते हैं तो आपका ब्रिक्स का टॉपिक इतना पक्का हो जाएगा कि एग्जाम टाइम तक कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें कोई डाउट? नो सर।